नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में एटीएम में चोरी सहित अन्य मामलों को पुलिस ने हल कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीदर शहर के मदरसा तहफीज उल कुरान का वार्षिक कार्यक्रम। क्या आपके मन में कर्नाटक के लिए नफरत है? सिद्धरामैया ने शाह को गारंटी योजनाओं पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। पीएम मोदी और भगवान राम के बारे में टिप्पणी करने पर कर्नाटक की शिक्षिका पर मामला दर्ज। स्कूल ने उसे बर्खास्त कर दिया। 6 महीने का राशन ट्रॉलियों में डीजल लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसान। बड़े आंदोलन की तैयारी। अशोक चौहान ने कल कांग्रेस छोड़ा, आज बीजेपी संग नाता जोड़ा। फडणवीस बोले स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में आपराधिक मामले, एटीएम चोरी और नकली नोट छापने जैसे मामलों को पुलिस ने सफलतापूर्वक हल कर लिया है। इन सभी मामलों में स्थानीय और अंतर्राज्य के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन मामलों के संबंध में आज जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। प्रमुखवाದಂತಹ एटीएम ಕಳ್ಳತನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನ, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ, ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಅಂತರರಾಜ್ಯದ 12 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। ದಿನಾಂಕ 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಅವರಾದಂತಹ ನೇಮಗೌಡರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಗುರು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ PSI ಚಿಕ್ಕುಪ್ಪ ಆದಂತಹ ಬಾಶುಮಿಯಾ ಹಾಗೂ PSI ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಟಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ATMಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪತ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕರಣ, ಎರಡನೇದು ಹಳ್ಳಿಕೇಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕರಣ, ಮೂರನೇದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಕರಣ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ 1 ಪ್ರಕರಣ ಇವತ್ತು पत्ते। बीदर शहर के मैलूर क्षेत्र में रहे मदरसा तहफीज उल कुरान का वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेंगलुरु के मौलाना PM मुजम्मिल राशिद, हैदराबाद के मौलाना महबूब रहमानी और स्थानीय मौलानाओं में मौलाना गुलाब याजदानी, मौलाना अतीकुर रहमान सहित अन्य मौलाना आदि उपस्थित रहे। आदि की मौजूदगी में कुरान के हाफिज विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट आदि वितरित किए गए। इस मौके पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। और अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते, पहाड़ कितनी सख्त तरीन जान होते हैं सभी को मालूम है। आज के दौर के एतबार से देखते हैं, इस वजह से शायद इसकी ताकतों का इजहार आपको समझ में न आए, लेकिन पहले जब इस किस्म के जो है औजार नहीं थे जो इसको फाड़ सके, तोड़ सके, उस वक़्त में इसकी जो है सख्त और वज़नी होने को और इसके ताकतवर होने को माना जाता है और अभी भी माना जाता है। तो खत्तर सबसे सख्त तरीन है, इस चट्टान के अंदर सबसे सख्त तरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर हम कुरान नाजिल करते पहाड़ पर तो पहाड़ अल्लाह की खशियत से टूट कर टुकड़े हो जाता। क्यों टुकड़े हो जाता? इतना क्या वजन था इसके अंदर, ऐसी क्या ताकत थी इसके अंदर, ऐसी क्या कुव्वत थी, ऐसी क्या रफ़तें और बुलंदियाँ थी, उसका इक्सा करना इस महफिल में मुमकिन नहीं है। अजीजों, ये बात जहन में रखो
कि कुरान मजीद इतनी अज़मतों वाला कलाम है, इतनी रफ़ातों और बुलंदियों वाला कलाम है कि अगर महबूब कायनात, ताजीदार अंबिया, खातमुन नबीयीन, इमामुल मुरसलीन सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीच में न होते तो पूरी कायनात तहस नहस हो जाती। सिर्फ पहाड़। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राज्य में कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन पर उनके साथ सार्वजनिक बहस में भाग लेने की चुनौती दी। यहां 16 फरवरी को पेश किए जाने वाले अपने रिकॉर्ड 15वें बजट से पहले किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि गृह मंत्री गारंटी योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं और राज्य सरकार पर राज्य के वित्त पटरी से उतारने का आरोप लगा रहे हैं। अगर यह शाह की दृढ़ राय है तो उन्हें मेरे साथ सार्वजनिक बहस में भाग लेना चाहिए। मैं यह साबित कर सकता हूं कि गारंटी योजनाओं से हमारा खजाना खाली नहीं है, उसके बजाय केंद्र से राज्य को करों का अनुचित वितरण हो रहा है। यह शाह के लिए भी एक चुनौती है। सीएम ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी को से लेकर शाह और स्थानीय बीजेपी नेताओं का असली विरोध गारंटी योजनाओं से नहीं बल्कि इन योजनाओं के लाभार्थियों गरीबों से है। कर्नाटक पुलिस ने कक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान राम के बारे में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए बंगलुरु में एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया और स्कूल ने उसे बर्खास्त कर दिया। बंगलुरु से सटे गरोसे इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली सिस्टर प्रभा ने 8 फरवरी को कक्षा 7 के छात्रों के लिए काम ही पूजा है विषय पर एक क्लास आयोजित करते समय कथित तौर पर भगवान राम और मोदी के अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। कुछ छात्रों द्वारा अपने माता पिता को टिप्पणियों के बारे में सूचित करने के बाद कई माता पिता और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने शिक्षिका के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं शरद कुमार नाम के एक अभिभावक ने मैंगलोर दक्षिण पुलिस स्टेशन में स्कूल शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। सोमवार को स्कूल अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सिस्टर प्रभा को बर्खास्त कर दिया है और उनके पद पर किसी अन्य शिक्षिका को नियुक्त किया जाएगा। सेंट गोरोसा स्कूल का इतिहास 60 साल पुराना है और इसके इतिहास में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई है। हम संविधान के अनुयायी रहे हैं और सभी धर्मों की आस्था और प्रथाओं को भी स्वीकार करते हैं। हम जनता से इस घटना को छोड़ने और भविष्य की बेहतरी के लिए स्कूल के साथ हाथ मिलाने का अनुरोध करते हैं। स्कूल की प्रधान अध्यापिका द्वारा लिखे गए एक पत्र में कहा गया है। बीजेपी नेता विवेकानंद डब्बी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विजयपुर शहर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जातिगत शहर के खिलाफ शासन किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जाति के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए कई विकास कार्य किए हैं। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೇತಾರರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪನೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಪನೋತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೌತ್ ಕಾ ಸೌದಾಗರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। किसान एक बड़े आंदोलन की तैयारी में राशन और ईंधन के साथ पंजाब से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर सीमाएं सील कर दी गई हैं, फिर भी किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे अपने कदम वापस नहीं लेने वाले। किसान अपने 7-6 महीने के राशन के साथ ही पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी समेत उनकी कई मांगों को लेकर यह आंदोलन 2020 के विरोध प्रदर्शन का अगला कदम है। किसानों का कहना है कि उनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और वे तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। किसानों की मांगे एमएसपी की कानूनी गारंटी, पेंशन सुविधा और फसल बीमा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसानों का लोन फौरन माफ हो, बिजली अधिनियम 2020 रद्द हो। 2020 में प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस हटे, लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को इंसाफ मिले। वही खुफिया विभाग की माने तो इस बार किसानों के टारगेट पर प्रधानमंत्री और गृह का आवास है। किसान इन दोनों शीर्ष राजनीतिक हस्तियों के आवास का घेराव करना चाहते हैं। खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के पास पुलिस की बैरिकेडिंग से निपटने की भी योजना है। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर के आसपास के रिमोट एरिया और जिन रास्तों से वाहन नहीं जा सकते वहां से पैदल ही किसानों का जत्था दिल्ली में घुसने का प्रयास करेगा। कांग्रेस को छोड़कर अशोक चौहान ने आज भाजपा ज्वाइन कर लिया है। उनकी ज्वाइनिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अशोक चौहान का बीजेपी में स्वागत है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अशोक चौहान को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। अशोक चौहान के साथ ही अमर राजूरकर ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। फडणवीस ने कहा कि दो बड़े नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त अशोक चौहान ने भाजपा ज्वाइन किया है। उन्होंने किसी पद की मांग नहीं की है। जल्द ही उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उनके आने से लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। अशोक चौहान ने चंद्रशेखर बावनकुले को बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष कहने के बदले कह दिया कि महाराष्ट्र का कांग्रेस अध्यक्ष। उनके ऐसा कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी नेता और पत्रकार हंसने लगे। इस पर अशोक चौहान ने कहा, मुझे माफ करें, मेरी बीजेपी दफ्तर में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अशोक चौहान ने कहा कि विरोधी पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी नेताओं ने मुझ पर प्यार लुटाया है। मैंने हमेशा विकास और सकारात्मक राजनीति की है। मैंने कांग्रेस में ईमानदारी से काम किया है और अब बीजेपी में भी ईमानदारी से काम करूंगा। बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। अशोक चौहान ने आगे कहा कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद कई लोगों ने मेरे पक्ष में बोला, कई ने टीका टिप्पणी की, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। चौहान ने कहा, पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास ये मुख्य वाक्य लेकर देश में काम कर रहे हैं। इससे हम प्रभावित हुए हैं। अब पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूंगा। मैंने कोई मांग नहीं की है। मुझे जो भूमिका दी जाएगी वो मैं करूंगा। तेलंगाना राज्य में हुक्का या शीशा पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में बिल पास किया गया है। बताया गया है कि हुक्का एक लत है जो नई पीढ़ी में तेजी से फैल रही है और इस लत से युवा अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। हुक्का सिगरेट से भी अधिक घातक है जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। तेलंगाना सरकार ने इस पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में बिल पास किया है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मंगलवार को बताया कि पार्टी ने पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। सपा के सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा 2 सीट आसानी से जीत सकेगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए कांग्रेस समेत अन्य छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा। चुनाव होने की स्थिति में एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत होगी। इससे पहले बीजेपी ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। इस हिसाब से सपा की 3 और बीजेपी के 7 उम्मीदवार मिलाकर 10 हो जाते हैं।
अगर अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं उतारा गया तो सभी उम्मीदवार निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर देश में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने निकल पड़े हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नाव की सवारी छोड़कर उनके ही वरिष्ठ नेता या तो भाजपा का दामन थाम ले रहे हैं या फिर अन्य पार्टी में चले जा रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस को झटके पर झटका उनकी पार्टी के नेता ही दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के कई पूर्व सीएम जैसे कि कप्तान अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, एन बीरेन सिंह, नारायण राणे, एसएन कृष्णा, शंकर सिंह वाघले, पेमा खांडू और अशोक चौहान जैसे नेताओं का भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भरोसा समाप्त होता नजर आया। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एक तरफ तो पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस को एक के बाद एक प्रदेश के 3 दिग्गज नेताओं ने झटका दिया है। सबसे पहले पार्टी से 1 महीने पहले मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद 8 फरवरी को बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी कांग्रेस की नाव से उतर चुके हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह आज से जारी नहीं है। राहुल गांधी के सबसे नजदीकी नेताओं में से जाने वाले नेता अब भाजपा के साथ हैं, तो वही कांग्रेस में सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं में से रीता बहुगुणा जोशी, कप्तान अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आजाद भी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। कांग्रेस से युवा नेताओं का भी मोह भंग होता नजर आ रहा है। इसका उदाहरण मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे नेता हैं जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। वहीं बिहार में अशोक चौधरी, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सुनील जाखड़ के साथ अश्विनी कुमार जैसे नेता भी हैं जो पार्टी के काम करने के तरीके से नाखुश होकर पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के बाद जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। हर दल गठबंधन के लिए प्रयासों में जुटा है। इसी बीच जेल में बंद इमरान खान ने भी सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी है। वे भी एक्टिव हो गए हैं और सरकार बनाने के लिए कवायदों में जुटे हैं। एक और नवाज शरीफ और बिलावल की पार्टियां गठबंधन की दिशा में नए फॉर्मूले तय कर रही है। वहीं दूसरी ओर इमरान खान, जिनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह न मिलने पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी निर्दलीय लड़े थे, वे अपने प्रत्याशियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की जुगाड़ कर रहे हैं। इसके तहत इमरान खान ने सरकार गठन की रणनीति बनाने के लिए विशेष समितियां बनाई हैं। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने केंद्र तथा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सरकार बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए विशेष समितियां बनाई हैं। डॉन अखबार ने सोमवार को एक बयान के हवाले से कहा कि समितियों द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों और रणनीतियों के अनुसार पार्टी की कोर समिति के बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों ने सरकार और संसद के महत्वपूर्ण पदों पर नामांकन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर सहमति जताई। रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। यह जंग अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस और पश्चिम देश भिड़ गए हैं। रूस ने सोमवार को पश्चिम देशों पर उन समझौतों को तोड़ने का आरोप लगाया जो यूक्रेन में युद्ध को रोक सकते थे। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों के सीधे तौर पर मॉस्को पर दोष मढ़ते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने छोटे पड़ोसी देश पर आक्रमण का आदेश दिया था। यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को किए आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने फिर एक बार युद्ध की वजह 2015 के मिन्स्क समझौते को लागू करने की विफलता बताई। इसके लिए उन्होंने पश्चिम देशों द्वारा समर्थित यूक्रेन की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया। इस समझौते का उद्देश्य यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच संघर्ष को खत्म करना था, जो अप्रैल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और अधिकांश रूसी भाषी औद्योगिक डोनबास क्षेत्र में अलगाववादी को दिए उसके समर्थन के बाद पैदा हुआ। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में एटीएम में चोरी सहित अन्य मामलों को पुलिस ने हल कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीदर शहर के मदरसा तहफीज उल कुरान का वार्षिक कार्यक्रम। क्या आपके मन में कर्नाटका के लिए नफरत है? सिद्धरामैया ने शाह को गारंटी योजनाओं पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। पीएम मोदी और भगवान राम के बारे में टिप्पणी करने पर कर्नाटका की शिक्षिका पर मामला दर्ज, स्कूल ने उसे बर्खास्त कर दिया। 6 महीने का राशन ट्रॉलियों में डीजल लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसान, बड़े आंदोलन की तैयारी।
अशोक चौहान ने कल कांग्रेस छोड़ा, आज बीजेपी से नाता जोड़ा। फडणवीस बोले स्वागत है। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।